बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ठीक ठाक होगा। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये स्लाइड KMU के है। इस स्लाइड में हम डायग्राम और इमेज पर भी तवज्जो देंगे ताकि हमारे जहन में बैठ सके। इसके अलावा ये आखिर में मैं इस चैप्टर के MCQs दूंगा ताकि आप लोगों को MCQs हल करने में आसानी हो और आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों ने कितना इस चैप्टर से सीखा, आपको हल करने आते हैं या नहीं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। Objective: by the end of the presentation the learners will be able to define safety and risk। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद एक स्टूडेंट को चाहिए कि उनको सेफ्टी और रिस्क का पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेफ्टी, उन फैक्टर्स का भी पता होना चाहिए कि सेफ्टी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करती है। आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल हैज़र्ड, उनका भी पता होना चाहिए जो माहौल में हैज़र्ड नुकसानदेह चीज़ें हो। आइडेंटिफाई द हैज़र्ड इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके, मालूम कर सके कि हॉस्पिटल में कौन कौन चीज़ें नुकसानदेह होती है पेशेंट को और या नर्स को, जैसे कि फिजिकल हो या माइक्रोबियल हो। विच अल्टर द पेशेंट सेफ्टी, जो पेशेंट की सेफ्टी को क्या करता है, चेंज कर सकता है, नुकसान दे सकता है। आगे जाते हैं। डिस्कस द जनरल प्रिवेंटिव मेजरमेंट फॉर द पेशेंट सेफ्टी, तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो पेशेंट का जो जनरल सेफ्टी मेजरमेंट है, प्रिवेंटिव मेजरमेंट चीज़ें नुकसान ना दे सके, तो उनका भी पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रिवेंटिव मेजरमेंट टू इंश्योर द हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट सेफ्टी, हॉस्पिटल में या किसी भी जगह पर रह के जहाँ पर लोग काम करते हैं या पेशेंट होते हैं, तो उनको हेल्थ पर जो चीज़ें असरानंदाज होते हैं उनको मना करना, उन चीज़ों को ख़त्म करना, तो उनका भी पता होना चाहिए। डिस्कस द स्पेसिफिक सेफ्टी कंसर्न इन हॉस्पिटल, स्पेसिफिक सेफ्टी जो पेशेंट को सेफ्टी को यकीनी बनाता है हॉस्पिटल में, उनको भी डिस्कस किया जाए इस चैप्टर में। तो इन सारों पॉइंटों को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ द सेफ्टी, रिस्क एंड हैज़र्ड। व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी मीन हिफाजत, may be defined as the freedom from the psychological and physical injury। हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आज़ादी है, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचा सकती कोई चीज़। किससे? फ्रॉम साइकोलॉजिकल, ज़हनी तौर पर आज़ादी है, हिफाजत है, या फिज़िकल इंजरी, या दूसरी बाहर से चीज़ से आज़ादी है जो आपके बाहर से आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड विच मस्ट बी मीट, ये बेसिकल ह्यूमन नीड में आता है। जैसे कि आप मेस्लो हायरार्की को आपने पढ़ा होगा यूनिट नंबर 3 में, गोल्स ऑफ नर्सिंग में, कि उनमें बेसिक चीज़ों में सेफ्टी भी आता है कि ये बेसिक ह्यूमन नीड है। जब तक आपकी सेफ्टी ना हो आप आगे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। रिस्क को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ रिस्क? रिस्क मीन खतरा। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ एक्सपोजर टू डेंजर, हार्म और लॉस। जब भी आप कोई चीज़ को आप एक्सपोज होते हो, आप वाज़े होते हो और आपको उससे चांस होता है कि आपको कोई नुकसान मिल जाए, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, तो उसको रिस्क कहा जाता है। हैज़र्ड, व्हाट इज़ हैज़र्ड? हैज़र्ड वो सारी चीज़ें जो आपको नुकसान दे सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उनको हैज़र्ड कहा जाता है, नुकसान देने वाली चीज़ें। इट इज़ एन एजेंट विच हैज़ द पोटेंशियल टू काज हार्म, इसमें ये पोटेंशियल होती है, पावर होती है कि आपको नुकसान दे सके, तो उन चीज़ों को हम हैज़र्ड कह सकते हैं। आगे जाते हैं। रिस्क, अभी कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? रिस्क कैन बी एक्यूट, जो जल्दी हो सकता है, इमीडिएटली हो सकता है, इंटरमीडिएट जो एक्यूट और क्रोनिक के दरमियान जो हो सकता है, और क्रोनिक जो ज़्यादा टाइम में आपको रिस्क, किसी चीज़ से भी रिस्क हो सकती है। एक्यूट, व्हाट इज़ एक्यूट? लीड्स क्विकली टू हेल्थ क्राइसिस लाइक फॉल, इलेक्ट्रिक करंट, रेडिएशन। एक्यूट जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये क्या होता है, अचानक आपको इफेक्ट करती है आपके हेल्थ को। जैसे कि आप अनकॉन्शियसली जब गिर जाते हो, तो आप ज़मीन पर गिर जाते हैं, नुकसान हो सकता है, डायरेक्टली आप महसूस करते हो नुकसान। इलेक्ट्रिकली शॉक, इलेक्ट्रिकल करंट से जब आपको शॉक लगता है तो आप डायरेक्टली इफेक्ट होते हो। रेडिएशन से भी आप डायरेक्ट कैंसर काज हो सकता है, म्यूटेशन काज होता है, तो ये क्या होता है, एक्यूट हो गया। इंटरमीडिएट रिस्क, कौन से रिस्क होते हैं? वो रिस्क होते हैं जो आपको जल्दी इफेक्ट ना बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है और ना ही टू लेट,
बहुत स्लो ही नहीं होता जैसे कि क्रोनिक में होता है। फॉर एग्जांपल एलिवेटेड लिपिड, यानी कि जब आपकी बॉडी में लिपिड कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ डिजीज़ का सामना हो सकता है। वो तो मिनट में नहीं होता ना, उनमें हफ्ते दिन लग सकते हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, किडनी फेलर, ओबेसिटी में भी आपको हार्ट फेलर हो सकता है। तो ये सारे अचानक भी नहीं होते ये रिस्क, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते आपको नुकसान पहुंचाने में। क्रोनिक रिस्क नाम से पता चल जाता है कि जिनमें महीने साल लग जाते हैं उन रिस्क को आपकी बॉडी पर असरअंदाज होने में, जैसे कि बिहेवियर रिस्क, लैक टोबैको यूज़, अनहेल्थी डाइट यूज़ एंड फिज़िकल इनएक्टिविटी। जब आप टोबैको यूज़ करते हो जैसे कि तंबाकू वगैरह, या अनहेल्थी डाइट आप रिस्क की खुराक लेते हो, या फिज़िकल इनएक्टिविटी आप एक जगह पर बैठे रहते हो दिन और महीनों तक, तो आपको क्रोनिक रिस्क हो सकता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ हैज़र्ड, नुकसान देने वाली अशिया के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे कि फिज़िकल भी हो सकते हैं। फिज़िकल में नॉइस यानी कि नॉइस पोल्यूशन आपको डिस्टर्ब करती है। स्लिपरी फ्लोर्स, यानी कि आप इस तरह टाइल लगाते हैं जिस पर आप स्लिप हो सकते हैं। पुअर लाइटिंग, अंधेरे में आपको नुकसान पहुंच सकता है। फायर, जब कोई फायर लगे तो आपको जला सकता है। इसके अलावा केमिकल में टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस, फ्यूम्स, डस्ट एंड लिक्विड, यानी कि केमिकल आपके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकता है और आपके बच्चे को भी इफ़ेक्ट कर सकता है जब फीमेल प्रेगनेंसी में हो। रेडिएशन म्यूटेशन काज कर सकते हैं जीन में, जिसकी वजह से कैंसर, डीएनए क्रोमोसोम पर इफ़ेक्ट होता है। रेडिएशन कैंसर प्रोड्यूस होता है, ट्यूमर प्रोड्यूस होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ प्रोड्यूस होते हैं। एर्गोनॉमिक का मतलब है कि जहाँ पर लोग काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में, हॉस्पिटल में, किसी जगह पर भी, यानी पोर डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ की मशीनरी कैसी है, उनसे धुआं निकलता है, आपको धुआं इफ़ेक्ट करते हैं नहीं, या मशीनरी जो होती है वो आप पर गिरती है, या आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। वर्क स्टेशन जहाँ पर आप काम करते हैं उस जगह का माहौल, वर्क फ्लो, आप किस तरह लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं वर्क के दरमियान, मेथड, आप किस मेथड से करते हैं, आपका अच्छा मेथड है तरीका या बुरे तरीके से आप काम करते हैं, अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैनुअल हैंडलिंग, आप किसी एरिया में काम करते हैं या हॉस्पिटल में कोई चीज़ उठाते हैं तो आपको नुकसान ना पहुंचाए, कमर में दर्द ना करे। प्रेगनेंसी में आप ज़्यादा काम करते हैं, कोई हैवी चीज़ उठाते हैं तो उनकी वजह से आपका बच्चा भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये सारे हैज़र्ड है। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल में वर्कलोड, आप पर काम का कितना बोझ होता है, आपको कितना इफ़ेक्ट करता है आपके ब्रेन को। डिस्क्रिमिनेशन यानी शऊर, इग्नोरेंस, आपको कोई इग्नोर करता है यानी साइकोलॉजिकली आप इससे इफ़ेक्ट हो सकते हो। नेगलेंस, आपको नेगलेक्ट किया जाता है। हरासमेंट, आप पर कोई दबाव डाला जाता है। पब्लिक डीलिंग, लोगों के साथ किस तरह डील करते हो। थ्रेट ऑफ द डेंजर, किसी चीज़ से आपको ख़तरा हो। तो ये सारे साइकोलॉजिकल हैज़र्ड में आते हैं, यानी कि आपको साइकोलॉजिकल मेंटली भी आप इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और हमारा लास्ट हैज़र्ड है बायोलॉजिकल, यानी कि इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है किसी शख्स को या पेशेंट को। वायरस से भी, फंजाई, इंसेक्ट बाइट, आपको कोई मच्छर काटता है। प्लांट, इस तरह प्लांट है जो आपको नर्वस सिस्टम पर असर डाल सकता है। बर्ड एंड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, और जब कोई शख्स के साथ, बीमार शख्स के साथ कांटेक्ट करे तो ड्रॉप्स के ज़रिए या सेक्सुअली आप में वो ट्रांसमिट हो सकता है वो एजेंट। तो ये सारे हैज़र्ड हमने पढ़े जो नुकसान देने वाली चीज़ें हो सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट इज़ कम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड एलिमिनेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर। रिस्क मैनेजमेंट एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, पेचीदा प्रोसेस है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। आइडेंटिफिकेशन, रिस्क देने वाली चीज़ों को यानी हैज़र्ड को हम आइडेंटिफाई करते हैं जिससे नुकसान पहुंचता है। एनालिसिस, तज्ज़िया करते हैं। और इसके अलावा एलिमिनेशन, हम ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं रिस्क फैक्टर को जो नुकसान पहुंचा सकती है और पेशेंट को या किसी भी इंसान को या किसी भी नर्स को। तो हम ये रिस्क मैनेजमेंट में ये सारे चीज़ें तरतीब देते हैं।
फैक्टर अफेक्टिंग सेफ्टी, हमने सेफ्टी को पढ़ा कि सेफ्टी क्या है, हिफाजत है। अभी इन सेफ्टी को क्या क्या इफ़ेक्ट कर सकती है? एज एंड डेवलपमेंट, ओल्ड और यंग चाइल्ड है। यानी कि जब एज बढ़ता जाता है तो ओल्ड एज में क्या होता है, इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है और आप फिज़िकली भी कमज़ोर हो जाते हो, टिश्यू पर लेवल पर भी कमज़ोरी हो जाती है। तो ये तो ओल्ड एज का होगा। यंग चाइल्ड का, जब छोटा बच्चा होता है तो उनको चीज़ें ज़्यादातर नुकसान दे सकते हैं, वो अपने आप को नुकसान दे सकता है, तो ये सेफ्टी को इफ़ेक्ट कर सकती है एज। लाइफ़स्टाइल में आता है कि आप कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी कि आप पोल्यूशन एरिया में रहते हैं या आप अपने आप का इम्यून सिस्टम का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते, तो ये लाइफ़स्टाइल में आता है। मोबिलिटी स्टेटस, कि आप हरकत या काम करते हैं या नहीं करते हैं, यानी कि मूवमेंट, आप जनरल लाइफ में आपके मसल इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम वीक होती है या स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये सेफ्टी को इफ़ेक्ट करती है। सेंसरी परसेप्शन, यानी कि आपका स्किन जब कोई फिज़िकली बाहर से चीज़ आपको हर्ट करना चाहे, कोई हैज़र्ड या रिस्क फैक्टर, तो आप किस तरह आप उनको रिस्पॉन्स देते हो मेंटली, या आप अपने आप को किस तरह बचाते हो, तो ये सेंसरी परसेप्शन में आया। सेफ्टी अवेयरनेस, आप सेफ्टी अवेयरनेस में आपको पता होना चाहिए कि जब आग लग जाती है तो आपको क्या करना होता है, या किसी इलाके में कोई बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पर नो एंट्री, या किसी जगह पे कोई खुदाई वगैरह होती है, तो आपको सेफ्टी अवेयरनेस आपको होना चाहिए कि कहाँ पर सेफ्टी होना ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन, यानी कि आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, या कि कहाँ जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ का रूल फॉलो करते हो या नहीं करते, किसी फैक्ट्री में या जहाँ भी आप रहते हैं, तो कम्युनिकेशन भी सेफ्टी को इफ़ेक्ट कर सकती है। कॉग्निटिव एम्पावरमेंट, आप मेंटली आप थिंकिंग, आप किस तरह थिंकिंग करते हैं, चीज़ों को कैसा आप देखते हैं, मेंटली आप ठीक है या नहीं, या आप एम्पावरमेंट है यानी कि आप मेंटली ख़राब है, तो बिल्कुल कॉग्निटिव सेफ्टी, ये सेफ्टी पर बहुत असरअंदाज होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कैसे आप इमेज करते हैं और अपने आप को सेफ रखते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर सच इज़ हेल्थ केयर सेटिंग, ये केयर है हेल्थ केयर सेटिंग, होम एंड कम्युनिटी, आपके आसपास क्या फैक्टर है, आप सेफ होते हैं या नहीं होते, यानी कि जब आप हॉस्पिटल विज़िट करते हैं उनका आपके साथ कैसा रवैया है, कैसा आपको ट्रीटमेंट देते हैं, आपको सही तरीके से ट्रीट करते हैं या नहीं करते, और होम, आप अपने होम में किस तरह महफूज है, किस तरह आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह आप उन चीज़ों से दूर रहते हैं जो आप पर असर अंदाज करती है। कम्युनिटी, आप जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप दूसरी कोई जगह पर काम करते हैं, उन चीज़ों को आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, आपको नुकसान पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती, तो ये सारी सेफ्टी में आते हैं। तो अभी ये डिटेल में आने वाले पिक्चर के साथ कि किस तरह इन्वायरमेंटल रिस्क हैज़र्ड में आता है सेफ्टी में। पोल्यूशन, कौन से माहौल में आप रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, नुकसान तो आप अपने आप को नहीं पहुंचाता। रेडिएशन से भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। नेचुरल डिज़ास्टर जो एक जगह पर मुख्तलिफ़ लोगों पर आती है, जैसे कि कोलरा डिज़ास्टर या कोरोना वायलेंस, जहाँ पर आप काम करते हैं उन के साथ आप किस तरह डील करते हैं, ये भी इन्वायरमेंटल हैज़र्ड में आता है। एक्सीडेंट भी हो सकता है आपके आसपास के माहौल में। इसके अलावा एक्सट्रीम टेम्परेचर आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, आपको ब्रेन को, और इस तरह आपके सेंसरी सिस्टम को। पॉइज़न आपकी स्टमक को, आपको ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकती है। मशीनरी आपको फिज़िकली भी हार्म कर सकती है और पोल्यूशन भी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपको एयर प्रॉब्लम हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जहाँ पर रहते हैं आप, माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो आपको इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि कोलरा वायरस एक्सेट्रा। हॉस्पिटल में कौन से हैज़र्ड हो सकते हैं? इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड, हॉस्पिटल में मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी होती है, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन या ईसीजी, तो आपको जब वो इस्तेमाल नहीं करना आता एज अ नर्स, तो आपको नुकसान दे सकती है या पेशेंट को नुकसान दे सकती है। रेडिएशन आपको आपके डीएनए में, क्रोमोसोम में चेंज ला सकते हैं। म्यूटेशन मीन चेंज इन डीएनए काज कर सकते हैं, कैंसर ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर। और इसके अलावा एक्यूरेंट आउट ऑफ द ऑर्डर, इस तरह आपकी नीडल्स वगैरह या कोई दूसरी चीज़ अस्पताल में ऑर्डर के बगैर पड़ी रहती है, तो उन आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
मर्की जब आप इनहेल करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा वर्क प्लेस वायलेंस, जहाँ पर आप काम करते हैं या रहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, आपको फिज़िकली नुकसान पहुँचा सकते हैं या इमोशनली, साइकोलॉजिकली। एक्सीडेंट, बिल्कुल आप हॉस्पिटल में अपने चेयर से भी गिर सकते हैं, अपनी बेड से भी गिर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बोन और आपका ब्रेन में चेंजेस आ सकते हैं। स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी हार्मोनली बहुत चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी सिस्टम ख़राब हो जाता है, किडनी ख़राब होती है, हार्ट फेलियर हो सकता है और ब्रेन डैमेज भी स्ट्रोक हो सकता है। तो ये स्ट्रेस में आता है। नॉन स्टेराइल टेक्निक, जब आप नीडल को सही तरीके से स्टेराइल इस्तेमाल नहीं करते, आप एक दूसरे को भी लगाते हैं इंजेक्शन, तो कैंसर और एड्स हो सकते हैं। बॉडी मैकेनिक्स, तो जब पेशेंट को आप उठाते हैं, आपसे गिर ना जाए या आप सही तरीके से उठा नहीं पाते एज अ नर्स, तो आप क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नीडल स्टिक इंजरी, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब आप नीडल को इस्तेमाल करते हैं कोई इंजेक्शन को और आपको या कट करे या आपके पेशेंट को स्किन को कट करे, तो उससे मुख्तलिफ डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस और एड्स एक्सेट्रा। असेसमेंट फॉर द एनवायरमेंटल हैज़र्ड और रिस्क, एज अ नर्स आपको माहौल को सेफ रखना चाहिए एक पेशेंट के लिए हैज़र्ड और रिस्क से बिल्कुल पाक, यानी कि अ नर्स मस्ट एसेस द एनवायरमेंट फॉर एनी थ्रेट द क्लाइंट सेफ्टी। वो सारी चीज़ों से आपको बाखबर होना चाहिए, आपके आसपास के पेशेंट के माहौल को, जिससे क्लाइंट की सेफ्टी को कोई नुकसानदेह हो, यानी कि क्लाइंट इमीडिएट एनवायरनमेंट, क्लाइंट का जो इमीडिएट माहौल है, जैसे कि क्लाइंट जिस जगह पर पड़ा है उनके आसपास के किस तरह माहौल है। इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए क्लाइंट या दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, या उनको कोई टेंशन या एंजाइटी या कोई दूसरी बीमारी है तो आपको उनका पता होना चाहिए। होम हेल्थ असेसमेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, वापस घर जाता है, तो उनका घर का माहौल कैसा है, उनको आपको एजुकेट करना है। मेडिकेशन और अंडरगोइंग फॉर एनी प्रोसीजर, आपको बताएं और आपको टीच करना है मेडिकेशन को पेशेंट को और अंडरगोइंग फॉर एनी प्रोसीजर। और कोई भी जब प्रोसीजर होता है एक पेशेंट का उस डिज़ीज़ के बारे में, तो आपको क्या करना चाहिए, पेशेंट को कम्प्लीटली गाइड करना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजरमेंट फॉर द पेशेंट सेफ्टी, यानी कि एहतियाती इकदाम, क्या इकदाम हो सकते हैं पेशेंट सेफ्टी के लिए। गिव ओरिएंटेशन टू द क्लाइंट अबाउट यूनिट, आपको हाई क्वालिटी स्टाफ प्रोवाइड करना चाहिए या बेड या सफाई माहौल को पेशेंट के लिए। इंश्योर द प्रोविज़न ऑफ द बेसिक नीड, आपको यकीनी बनाना चाहिए बेसिक नीड्स की, पेशेंट के बेसिक नीड को, यानी कि ऑक्सीजन का कोई मसला हो या न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिशन भी अच्छे प्रोवाइड करने होते हैं। टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है। प्लेस अ कॉल बिल विद इन रीच ऑफ द पेशेंट एंड टीच हाउ एंड व्हेन इट टू यूज़ इट, आपको चाहिए कि आप एक कॉल बिल प्रोवाइड करें पेशेंट को। जब पेशेंट मुंह से नहीं बोल सकता, कोई मसला हो, तो वो कॉल बिल का इस्तेमाल करें हाथ से, ताकि नर्स को बुला सके और ये भी आप बता सके कि वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ व्हेन इट यूज़, कब इस्तेमाल कर सकता है ये बिल और किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। हैव प्रॉपर लाइटिंग इन द रूम, आपको चाहिए कि एहतियाती इक़दाम में आप अच्छी तरीके से रूम को रोशन करें ताकि कोई मसला ना हो पेशेंट को। कीप द बेड लॉक्ड एंड लो पोजीशन, आपको चाहिए कि आप जहां पर पेशेंट पड़ा है बेड पर उनको लॉक करें और लो पोजीशन पर पेशेंट को लिटाए उस बेड पर। यूज़ इन्फेक्शन कंट्रोल मेजरमेंट लाइक हैंड वाशिंग, आपको चाहिए कि इन्फेक्शन के बचाव के लिए आपको हैंड वाशिंग करना चाहिए। मेंटेन द क्लोज सुपरविजन ऑफ द कंफ्यूज पेशेंट, जो मेंटली ठीक ना हो, कोई मसला हो मेंटल के पेशेंट को, तो आप पर उसमें ख़ास नज़र रखनी है ताकि अपने आप को और दूसरे शख्स को नुकसान ना पहुंचा सके। प्लेस ऑल इक्विपमेंट विद इन ईजी अप्रोच, आपको चाहिए कि कोई भी पेशेंट के लिए कोई भी मशीनरी होती है, आप ईज़िली उनको अप्रोच करें, आप इस्तेमाल करा सके पेशेंट पर। यूज़ रिस्ट्रेन एप रिक्वायर्ड, रिस्ट्रेन क्या होता है, रिस्ट्रेन ये बांधने वाली चीज़ होती है। जब कोई पेशेंट मेंटली ठीक ना हो तो आपको चाहिए कि आप उसे रिस्ट्रेन प्रोवाइड करें। प्रोवाइड क्लीन एंड काम इन्वायरमेंट, आपको साफ और
पुरसुकून माहौल प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड प्लान्स, आपको क्या करना है कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है। कोई भी आप स्टेप लेते हैं पेशेंट के ऊपर तो आपको चाहिए कि आप उसे एक्सप्लेन करें कि मैं अभी ये इसलिए करने वाला हूँ कि इसकी ये ज़रूरत है, तो ऐसे पेशेंट को सुकून मिलता है। यहाँ तक हमने 15 स्लाइड पढ़े, आगे हमारे तकरीबन 14-15 स्लाइड रहते हैं और उसके बाद आखिरी स्लाइड के बाद हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा 16 स्लाइड है, आंसर द कॉल बिल ऑन टाइम। जब पेशेंट बिल बजाए तो आपको एज अ नर्स चाहिए कि टाइम पर पहुंच के पूछ ले कि क्या मसला है। यूज़ आइसोलेशन प्रिकॉशन वेयर एप्लीकेबल, जहां पर पेशेंट को आइसोलेट करने की ज़रूरत होती है तो आप उसे आइसोलेट करें, जैसे कि कोरोना वायरस में होता है, ताकि डिजीज़ एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ना पहुंचे। प्रोवाइड नॉन स्लिपरी वेल फिटिंग फुटवेयर, आपको इस तरह फ्लूइड प्रोवाइड करना होता है पेशेंट को कि वो स्लिप ना हो जाए, स्लिप होने के रिस्क ना हो और गिर ना जाए। और वेल फिटिंग फुटवेयर यानी कि फिट शूज़ या चप्पल इस्तेमाल करने होते हैं, इस तरह के ना हो कि लूज़ हो, ताकि पेशेंट की सेफ्टी बरकरार रहे। कीप द फ्लोर सरफेस क्लीन एंड ड्राई, आपने जो सरफेस है जहाँ पर पेशेंट और नर्स घूमते हैं उनको क्लीन, साफ और ड्राई रखना है ताकि स्लिप ना हो जाए। इंश्योर द सेक्स राइट ऑफ द पेशेंट, आपको यकीनी बनाने होते हैं सेक्स, पेशेंट के सेक्स फराइज। कौन कौन से फराइज है? राइट पेशेंट यानी जिस पेशेंट को ज़रूरत होती है राइट पेशेंट, मेडिसन, राइट मेडिसन यानी कि जो मेडिसन डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हो वही मेडिसन आपने इंजेक्ट करने होते हैं। राइट डोज यानी कि वो डोज जो जितना इंजेक्ट करना होता है राइट डोज आपने इंजेक्ट करना होता है। राइट रूट, जहाँ पर आपने इंजेक्ट लगाना होता है कौन से रूट में लगाना होता है, इंट्रावास्कुलर है या वेंस में लगाना है या स्किन में लगाना है, तो राइट रूट को आपने इस्तेमाल करना है। राइट टाइम, आपने टाइम को भी सिलेक्ट करना होता है। इस तरह ड्रग्स है कि आपने इमरजेंसी में लगाने होते हैं, कुछ ड्रग्स है कि आपने लेट लगाने, मतलब कि राइट टाइम में लगाने होते हैं। और राइट डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो भी आपने प्रोसीजर किया, जो भी आपने एज अ नर्स अपने फ़राइज़ अंजाम दिए तो अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखने होते हैं। तो ये आपने यकीनी बनाने होते हैं 6 राइट्स ऑफ द पेशेंट। तो ये हमारा राइट 6 राइट हुए। 17 प्रिवेंटिव मेजरमेंट फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेफ्टी, अभी एज अ प्रोफेशनल एज अ नर्स आप किस तरह हर चीज़ से प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये इकदाम कर सकते हैं कि ताकि वो यकीनी बना सके पेशेंट की सेफ्टी को और अपने आप की सेफ्टी को। तो आपको चाहिए कि अवेयरनेस अबाउट द स्टैंडर्ड सेफ्टी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड एडवांस पॉलिसी और प्रोसीजर क्या है। नो द इमरजेंसी फोन नंबर्स कॉल फायर सिक्योरिटी इमरजेंसी सर्विस, जब खुदा न ख्वास्ता फायर आग लग जाए या सिक्योरिटी कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको इमरजेंसी फ़ोन का पता होना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए या आपको अपने साथ लिखनी चाहिए। वैक्सीनेशन इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, आपको वैक्सीन लगाने होते हैं अपने आप को भी और पेशेंट को भी, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो कि हेपेटाइटिस बी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है। यूज़ ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन, आपको एज अ नर्स हैंड वॉशिंग करनी होती है, ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन, इसे यूनिवर्सल प्रिकॉशन भी कहा जाता है। प्रोटेक्टिव मेजरमेंट सच एज यूजिंग ऑफ द ग्लोव्स यानी कि दस्ताने, गाउन ये मरीज़ के लिए कपड़े होते हैं, कैप टोपी होती है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। डू नॉट रिकेप द नीडल, आपको क्या करना होता है कि आपने दोबारा नीडल को जो नीडल होता है उसको दोबारा कैप नहीं पहनाना होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। यूज़ ऑफ द डेंजर बॉक्स, आपने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें डेंजर बॉक्स में ही रखने होते हैं। तो ये डेंजर बॉक्स हुआ। यूज़ प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपने अच्छी तरीके से पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, सही तरीके से उठाना है ताकि कोई मसला ना हो जाए, गिर ना जाए जब कोई चेयर में ट्रांसफ़र करते हो या बेड में आप मदद करते हो। लर्न प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स, आपको चाहिए कि आपको मशीनरी का इस्तेमाल करना आता हो,
कि किस तरह मशीनरी चलाई जाती है, तो आपको इसका प्रॉपर यूज़ आना चाहिए। नीडल स्टिक इंजरी, नीडल स्टिक इंजरी का मतलब है कि नीडल जो होता है आपको कट ना लगा सके, क्योंकि आपको डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, आपको भी और आपके पेशेंट को भी। इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एक्सपोजर फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल दैट मे कॉज द ब्लड बॉर्न डिजीज़। ये प्रोफेशनल हेल्थ केयर का जो नर्सेज है, डॉक्टर्स है, ये बहुत ही सीरियस एक्सपोजर है, बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि इससे ब्लड बॉर्न डिजीज़ हो सकते हैं सच एज़ हेपेटाइटिस और एड्स। ऑलवेज प्लान सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द नीडल्स बिफोर बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीजर को जब आप पेशेंट की कोई प्रोसीजर करते हैं, पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एहतियात के साथ काम करें, क्योंकि इस तरह ना हो कि आपको नीडल स्टिक इंजरी हो जाए, आपको ख़ुद भी अपने आप को काट ले या आप दूसरे पेशेंट को काट ले, तो इसकी वजह से सारे डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकते हैं आसानी से। इन केस ऑफ इंसिडेंट एरर और इंजरी कंप्लीट इंसिडेंट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू पॉलिसी एंड इन्फॉर्म द सुपरवाइज़र। जब कोई एक्सीडेंट हो जाए और पेशेंट लाए जाए या कोई इंजरी हो, तो आपको इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना होता है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है हॉस्पिटल की, और आपने इन्फॉर्म करना होता है सुपरवाइज़र को, आप उनके निगरानी में काम करते हैं, तो आपको उनको इन्फॉर्म करना होता है पेशेंट के एक्सीडेंट के हवाले से। आगे जाते हैं। 19 स्लाइड है स्पेसिफिक सेफ्टी कंसर्न इन हॉस्पिटल्स। स्पेसिफिक सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए जाए हॉस्पिटल में? द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट हर क्लाइंट फ्रॉम द वेरियस काइंड्स ऑफ हैजर्ड। एज अ नर्स आपको चाहिए कि आप पेशेंट को किसी भी ख़तरनाक चीज़ों से दूर रखें और उन एजेंट से दूर रखें जो नुकसान पहुंचाती है पेशेंट को। फॉल फेमिलाइज द क्लाइंट विद एनवायरनमेंट। आपको क्या करना चाहिए कि पेशेंट को एनवायरनमेंट के साथ फेमिलाइज करना चाहिए, यानी कि माहौल के साथ आपने उनके साथ इंटरेक्ट करना है। टीच द क्लाइंट हाउ टू यूज़ द कॉल बेल। आपको कॉल बेल का इस्तेमाल उनको सिखाना है कि किस तरह आपने बटन दबाना होता है किसी भी इमरजेंसी में या कॉल करने के लिए। कीप द बेड इन लो पोजीशन विद ब्रेक्स एंड लॉक। आपको चाहिए कि पेशेंट जिस बेड पर लेटा हुआ है उनको लॉक किया जाए और लो पोजीशन पर, ताकि गिर ना जाए पेशेंट अपने बेड से। प्रोवाइड नॉन स्लिपरी फुटवेयर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि आपने इस तरह फ्लोर प्रोवाइड करना होता है कि स्लिपरी ना हो, ताकि पेशेंट गिर ना जाए या बूढ़ा शख्स। टॉयलेट शुड हैव सेफ्टी बार्स फॉर वीक पेशेंट। टॉयलेट शुड हैव सेफ्टी बार्स, यानी कि वहाँ पर सेफ्टी बार, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सेफ्टी बार होनी चाहिए, क्यों, ताकि पेशेंट आसानी के साथ उठ सके और बैठ सके। रिस्ट्रेन क्या है? रिस्ट्रेन ये काबू में रखने वाली चीज़ है, ताकि पेशेंट को काबू में रख सके। ऑब्टेन कंसर्न फ्रॉम अटेंडेंट्स। आपको चाहिए कि आप कंसर्न करें, यानी कि आप इजाज़त ले पेशेंट से कि मैं ये इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट और सॉफ्ट क्लॉथ। ये सॉफ्ट होना चाहिए ताकि पेशेंट को हाथ में कोई तकलीफ ना हो, या कमर में भी लगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो अनकॉन्शियस पेशेंट जब जाग जाए तो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और नर्स को भी, तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। रेस्ट्रेंट शुड बी टेम्परेरी। ये टेम्परेरी होना चाहिए ताकि ब्लड फ्लो में तकलीफ ना हो, यानी कि जब ब्लड फ्लो बंद हो जाए तो थ्रोम्बोसिस हो सकती है, हार्ट अटैक्स हो सकता है। अप्लाई इन सच वे नॉट टू एम्बलेट द ब्लड सर्कुलेशन, नॉट टू टाई और टू लूज। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिस्कस किया कि ब्लड सर्कुलेशन को अपोज ना करे, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बंद ना करे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ और हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। ऑलवेज टाई अ लैम स्ट्रेन विद नॉट दैट विल नॉट टाई व्हेन पुल्ड अप। विद नॉट टेप, यानी कि आपने एक धागे से बांधना होता है, टाइट भी नहीं बांधना होता है, ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन में भी आसानी हो। तो ये रिस्ट्रेन हुआ। हमारा 21वां स्लाइड है साइड रेल्स। साइड रेल ये बेड के साइड पर होता है। साइड रेल्स बेड के साइड पर होते हैं ताकि पेशेंट गिर ना जाए और मूवमेंट में मदद दे। हेल्प टू इंक्रीज द पेशेंट मोबिलिटी व्हेन ऑन बेड। बिल्कुल, जब पेशेंट बेड पर होते हैं तो मोबिलिटी में मदद देता है। हेल्प टू प्रिवेंट फॉल ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट्स। जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस बेहोश होता है और होश में आ जाता है
तो गिर ना जाए। When side rays are used, then bed should be maintained at the lowest position. जब साइड रेज इस्तेमाल होते हैं तो आपको चाहिए जनर्स कि आप बेड को लो पोजीशन पर रखें ताकि पेशेंट गिर ना जाए। फायर होम फायर मस्ट रिजल्ट फ्रॉम द केयरलेस डिस्पोजल ऑफ द सिगरेट, माचिस, फॉल्टी इलेक्ट्रिक रिंग। हम हैज़र्ड में फायर को पढ़ने वाले हैं कि फायर किस तरह होम में लग सकती है, आग लग सकती है सिगरेट की वजह से, माचिस की वजह से या इलेक्ट्रिक वायरिंग की गलती की वजह से, जब कोई करंट प्रोड्यूस हो जाए और आग लग जाए। इन हॉस्पिटल में क्या होता है, यूजुअली फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है, यानी कि हॉस्पिटल में मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकली मशीनरी इस्तेमाल होती है तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फायर अलार्म। जहाँ पर भी काम होता है, चाहे हॉस्पिटल हो या कोई इदारा हो, वहाँ पर फायर अलार्म होना चाहिए। फायर अलार्म, जब कोई धुआं उड़ता है तो फायर अलार्म करना शुरू होता है, अलार्म बजना शुरू होता है। एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें गैस होता है, एंड हाइड्रेंट, इसमें पानी होता है। सिस्टम इन एवरी एरिया, जहाँ पर भी काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फायर एग्जिट डोर। ऑर्गेनाइजेशन पर वहाँ कुछ खुफिया दरवाजे होते हैं, जहाँ पर फायर लग जाए तो वहाँ पर आसानी से पेशेंट को या बंदे को बाहर निकाल सके। वंस द स्मोक इज डिटेक्टेड, द नर्स शुड फॉलो द निमोनिक्स RACE फॉर द अदर्स। जब भी पेशेंट कोई स्मोक डिटेक्ट करे कि शायद कोई आग लगने वाली है या आग लग चुकी है, तो आपको क्या मेमोरी में लाना है, RACE। RACE का मतलब क्या है, ये आगे आने वाला है। All nurse, client and family members including children have to know the step when they are themselves catch fire: stop, drop and roll for escape। सारे नर्स को ये पता होना चाहिए, या क्लाइंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को भी, कि जब भी, और चिल्ड्रन को भी, कि जब भी आग लग जाए तो आपको ये स्टेप अप्लाई करने होते हैं। स्टॉप, रुक जाना है, ड्रॉप, नीचे गिरना है, रोल, आपने रोल करना है ताकि आपके कपड़े को जो आग लगी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये भी डिटेल में आने वाला है। जैसे कि मैंने रेस का कहा, रेस के मतलब है रेस्क्यू। एफ द एरिया इज सेफ टू एंटर, टेक आउट द क्लाइंट। जब आग लगी है तो आपको रेस्क्यू काम करना है, आपको पेशेंट बाहर निकालना होता है। अलार्म, पुल द फायर अलार्म टू रिपोर्ट द एग्जैक्ट लोकेशन। आपने अलार्म लगाना होता है, बजाना होता है कि कहाँ पर आग लगी है। कॉन्फाइन का मतलब है कि आपने अपने आप को महदूद रखना है, बाउंड्री लगानी होती है एक जगह पर। बाय क्लोजिंग ऑल द डोर, दरवाजे बंद करने होते हैं क्योंकि आग अंदर ना आ जाए। एक्सटिंग्विश, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यूज द फायर एक्सटिंग्विशर। ये गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो आग के बुझाने में मदद देती है। जो मैंने कहा था कि स्टॉप, ड्रॉप, रोल, यहाँ पर डिटेल में आया। स्टॉप में क्या होता है कि आपने रुकना होता है, ड्रॉप में क्या करना होता है कि आपने ग्राउंड पर लेटे रहना होता है और अपनी आइज़ और माउथ को अपने हैंड से छुपाना होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। रोल ओवर एंड ओवर द बैक एंड फोर्थ अंटिल द फ्लेम्स आर आउट। आपने रोल करना होता है, यानी कि रोल एक जगह से दूसरी जगह पर आपने रोल करना होता है ताकि जो आग लगी आपके कपड़ों को स्टॉप हो जाए। इलेक्ट्रिक हैज़र्ड है। इलेक्ट्रिक हैज़र्ड कौन से होते हैं, जैसे कि फायर हैज़र्ड हमने पढ़े। अभी इलेक्ट्रिक हैज़र्ड, इलेक्ट्रिसिटी वायर शुड बी ग्राउंडेड इन द गुड वर्किंग ऑर्डर। आपने क्या करना होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो वायर है, चाहे नर्सिंग हॉस्पिटल में हो या कोई दूसरे इदारे में हो, तो आपको चाहिए कि आपको वर्किंग एरिया में तरतीब से रखना होता है ताकि आग लग ना जाए, करंट लग ना जाए। डू नॉट प्लेस वायर अंडर द कारपेट और ऑन फ्लोर। आपको क्या करना होता है कि जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आपने कपड़े के ऊपर भी नहीं रखना होता है और आपने कारपेट के अंदर भी रखना नहीं होता है ताकि कारपेट को आग न लग जाए। नो लूज वायर और कनेक्शन। आपने वायर को लूज़ नहीं रखना होता है, यानी कि एक जगह पर तोड़ मरोड़ कर रहे नहीं रखना होता है ताकि करंट ना लग जाए। ग्रास द प्लग नॉट द कॉर्ड वाइल अनप्लगिंग। जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं
कि आपने प्लग को पकड़ना होता है, वायर को नहीं, क्योंकि वायर, कोई भी वायर की जगह अगर कटी हो तो आपको करंट लग सकता है। कीप द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वायर अवे फ्रॉम द सिंक, बाथटब एंड शॉवर। सिंक जो किचन में इस्तेमाल होता है वहाँ से आपने इलेक्ट्रिक वायर को दूर रखना है, और बाथटब को जहाँ पर नहाने का टब हो, और शावर बाथरूम जहाँ पर आप नहाते हो। कीप ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। आपने चिल्ड्रन के पहुंच से भी दूर रखना होता है, क्योंकि चिल्ड्रन तो नहीं समझते, वो तो हाथों में लेते हैं करंट। पॉइजन, पॉइजन हेजर्ड कौन से हेजर्ड है एजेंट से? लुक ऑल द पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट एंड मेडिसिन एज वेल। आपने लॉक करना होता है सारे टॉक्सिक एजेंट को, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी फैल सकती है, पेशेंट इफेक्ट हो सकता है, तो आपने लॉक करना होता है एक कबर्ड में। अवॉइड स्टोरिंग टॉक्सिक एजेंट इन फूड कंटेनर। आपने टॉक्सिक मटेरियल को फूड कंटेनर में स्टोर नहीं करना होता है, जहाँ पर जैसे कि एक फ्रीज़र है वहाँ पर आप मेडिसिन भी रखते हैं टॉक्सिक, और कोई खुराक चीज़ रखने की चीज़ें भी होती है वहाँ पर रखते हैं, तो आपने इस तरह नहीं करना होता है, आपने अकेला पर रखना होता है। डू नॉट रिमूव द कंटेनर लेबल एंड लेबल द कंटेनर। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर डेंजर लिखा है, तो आपने ये साइन रिमूव नहीं करने होते, क्योंकि इस पर बना होता है, हर कोई समझता है कि ये डेंजर है। डू नॉट पॉइजन impair the function of the respiratory, central nervous system, gastrointestinal और cardiovascular system and renal failure। पॉइजन क्या करते हैं? फंक्शन चेंज करते हैं रिस्पायरेशन की, आपकी रिस्पायरेशन को इफेक्ट करता है जब आप इनहेल करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, और इसके अलावा जीआईटी को भी, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी, और रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो ये पॉइजन की वजह से ये बीमारी हो सकती है। अर्जेंटली नीड स्पेसिफिक एंटीडोट्स। अगर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्ट हो जाए तो आपको डायर की एंटीडोट इस्तेमाल करने होते हैं। एंटीडोट्स क्या होते हैं? ये एडवर्स इफेक्ट का होता है, यानी कि जो भी इफेक्ट बॉडी पर हुआ है पॉइजन की वजह से उसको ख़त्म करता है। 27 लाइटिंग। एडिक्वेट द लाइट इज एसेंशियल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑल टू वर्क इजीली। आपने क्या करना होता है एज अ नर्स कि आपने लाइटिंग को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना होता है, ताकि पेशेंट को भी और आपको भी लाइट का मसला ना हो। एडिक्वेट मतलब बैलेंस में। हाउस एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड स्पेसिफिकली स्टेयरकेसेस। आपने क्या करना होता है कि हाउस एक्सटीरियर, हाउस घर से बाहर या इंटीरियरली अंदर, और स्पेशली जब स्टेयर पौड़े वगैरह होते हैं तो आपने वहाँ पर भी लाइटिंग बैलेंस करनी होती है। शुड हैव गुड लाइटिंग, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। नाइट लाइट, डिम लाइट, यानी कि आपने नाइट को भी डिम लाइट हॉस्पिटल में इस्तेमाल करना होता है, ताकि पेशेंट को कोई मसला ना होने में, यानी अगर बाथरूम जाना चाहता हो या कोई मसला हो, दूसरा कोई तकलीफ़ हो। हमारा आखिरी स्लाइड रहते हैं 28 बाथरूम्स में कौन से हैज़र्ड हो सकते हैं, कौन से प्रिकॉशन हमें एज अ नर्स करनी चाहिए। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द इंजरीज एंड द टॉयलेट शुड टेक केयर ऑफ द ऑल दिस थिंग। कम से कम करने के लिए रिस्क को, एक पेशेंट को कि ख़तरा ना हो, रिस्क ना हो, तो आपने ये प्रोसीजर अप्लाई करने होते हैं। प्लेस सेफ्टी बार, आपने सेफ्टी बार जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, आपने सेफ्टी बार को इस्तेमाल करना होता है। प्लेस राइज कमोड, आपने राइज कमोड जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, कमोड का इस्तेमाल करना होता है, पेशेंट को तकलीफ ना हो। इस तरह पेशेंट होते हैं कि जॉइंट में मसला होता है या बोन्स में, उड़ने बैठने में। डोंट यूज द स्लिपरी मटेरियल्स इन द फ्लोर टाइल्स। इस तरह टाइल्स, फ्लोर नहीं इस्तेमाल करना होता कि पेशेंट स्लिप हो जाए या कोई बुरा शख्स स्लिप हो जाए या आप एज नर्स खुद स्लिप हो जाए, तो आपने क्लीन रखना होता है, ड्राई रखना होता है। तो ये स्लिपरी मटेरियल को आपने यूज़ नहीं करना होता है। यूज़ नॉन स्लिप वेल फिटिंग फुटवेयर, आपने इस तरह चप्पल बूट खुद भी पहने होते हैं और पेशेंट को भी ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में या किसी भी जगह पर, ताकि स्लिप होने में कोई मसला ना हो। कीप द सर्विस क्लीन एंड ड्राई, आपने क्लीन और ड्राई रखना है ताकि स्लिप ना हो जाए। शुड हैव गुड लाइटिंग, लाइटिंग का भी बहुत ख्याल रखना है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, लाइट डिम लाइट इस्तेमाल करना नाइट को, कि पेशेंट जब कोई मसला हो
तो आसानी के साथ हल कर सके रात को। सिक्योरिटी सिस्टम, द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ द डेथ इज फॉलिंग asleep while the ignition source was burning। इग्निशन सोर्स वाज बर्निंग का मतलब है कि जो जल्दी आग के लपेट में आ जाती है, जल्दी जल जाती है। तो ये कॉमन काज है डेथ का, जो आपको पता ही नहीं चल जाता कि डेथ कब काज हो जाए बर्निंग की वजह से। स्मोक डिटेक्टर शुड बी इंस्टॉल्ड, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह के डिटेक्टर आपने इस्तेमाल करने होते हैं हॉस्पिटल में या किसी भी जगह पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि स्मोक को डिटेक्ट कर सके और बवक्त इकदाम की जाए। लेड शुड नॉट यूज़ इन हाउस पेंट, आपने घर में भी और हॉस्पिटल में भी आपने क्या करना होता है, लेड को इस्तेमाल नहीं करना होता है। लेड ये मेटल्स है और ये क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है और इसके अलावा नवज़ात तबीयत भी ख़राब कर देती है, इसके लिए ये इस्तेमाल नहीं किया जाता पेंट में। स्पेशली गैस वॉल शुड बी क्लोज बिफोर गोइंग टू बेड। एज अ नर्स जब आप जाते हैं तो आपको घरों में भी या हॉस्पिटल में भी आपको एज अ नर्स चाहिए कि आप गैस के वाल को चेक करें सोने से पहले, क्योंकि वाल आपकी गलती से तो नहीं खुला है या बच्चों ने तो नहीं खुला छोड़ा है। सिक्योर द हाउस फ्रॉम द इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स मीन्स जब चुपके से अंदर जाते हैं, यानी कि अपने घरों को और हॉस्पिटल को या दूसरी जगहों को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है इंट्रूडर से, जो ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होते हैं। और हमारा आखिरी स्लाइड है रेफरेंस। सिक्योर द हाउस फ्रॉम द इंट्रूडर्स, यानी अपने घरों को और हॉस्पिटल को या किसी भी जगह को सिक्योर करें, किससे, इंट्रूडर से, जो ज़बरदस्ती दाखिल होते हैं, जो गैर महफूज लोग होते हैं, तो उनको अपने घरों को और हॉस्पिटल्स को सिक्योर रखना है। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम में आता है। तो ये था हमारा आखिरी स्लाइड। आइए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं कि इस चैप्टर के आपने इस चैप्टर से क्या सीखा और आप एमसीक्यूज़ को हल कर सकते हैं या नहीं है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।